अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। नाज़रीन, 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह अहकाम जारी किए थे कि विफाक इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करे। इस हवाले से ये कहा गया था कि 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपए जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जमा कराए जाएं, लेकिन हमने देखा कि ये डेडलाइन गुजर गई। विफाक की जानिब से पैसे नहीं दिए गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट भी जमा कराई गई। आज हमने देखा कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, इसके साथ साथ गवर्नर स्टेट बैंक और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किए। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और सेक्रेटरी खजाना को 14 अप्रैल को चैम्बर में तलब कर लिया गया है। अदालत की जानिब से अपने नोटिस में यह कहा गया कि फंड्स की अदम फराहमी अदालती अहकामात की हुक्म अदूली है। बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। अब जाहिर है जिन जिन लोगों को तलब किया है वहां पर पेश होंगे, देखना यह कि उनका मौकिफ क्या होगा। इससे पहले जो जो तौजीहात वो ये दे चुके हैं फंड्स की फराहमी के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, जो जो वजूहात वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दे चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से वाज़ेह हुक्म जारी कर चुकी है। अदालत ये कह चुकी है कि अब तक जो भी रीजनिंग दी गई है वो उसने कोई खास मुतमईन नहीं किया अदालत को। तो अब क्या अदालती अहकामात ना मानने पर एक और वजीर आजम जो है वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो सकते हैं। जरा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू भी सारे सिनेरियो को लेंगे। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन से तो मंजूर करा लिया गया है, लेकिन इसको चैलेंज कर दिया गया है। इस पर बहुत सारे कानूनी माहिरीन की राय ये है कि जिस अंदाज में ये बिल लाया गया, जिस अंदाज में ज़ाहिर अदालती इस्लाहात की बात हुई और जिस अंदाज में लेजिस्लेट किया गया, ये कलअदम करार दिया जा सकता है। बहरहाल देखना है कि अदालत इस पर क्या फैसला देती है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तर्जियाकार इफ्तिखार शिराजी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इफ्तिखार शिराजी साहब, सबसे पहले तो सर ये बताएं कि इंतखाबात होते 14 मई को आपको नजर आ रहे हैं, नहीं नजर आ रहे? ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तो ज़ाहिर वाज़ेह हुक्म के बावजूद हुकूमत के किसी कदम से ऐसा लग नहीं रहा। और बड़ी वजाहत के साथ ये लिखा गया है कि जब मुल्क भर में या किसी सूबे के अंदर कोई असेंबली तहलील हो जाए तो 90 रोज के अंदर इंतखाबात का कराना लाजिम है। तो मेरा ख्याल में अगरचे मामला सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जाना चाहिए था और आइन अपनी तरह ही खुद ही वजाहत कर रहा है चीज़ों की, लेकिन अगेन जैसे आपने भी कहा कि अब तक के जो हुकूमत के इक़दामात हैं उससे तो जाहिर यही होता है कि इलेक्शन को इल्तवा में डालने की एक भरपूर कोशिश हो रही है। और एक ऐसी हुकूमत के जिसने कल ही के रोज़ तरक्याती प्रोग्रामों के लिए कुछ 76 अरब रुपए मंजूर किए हैं और उनका इजरा भी किया जा रहा है, उस हुकूमत के पास 2 सूबों में इंतखाबात कराने के लिए 21 अरब रुपए नहीं है। और दूसरा ये कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल आपको मालूम है कि 2013 में, उससे पहले कि जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा का शहादत हुई 2007 में, सिक्योरिटी की सूरत हाल इससे कहीं ज्यादा अबतर थी, खराब थी। लेकिन उस वक्त भी इंतखाबात हुए और असम्बलियाँ वजूद में आई। लेकिन अब जो दूसरा एक बहाना बनाया जा रहा है, मैं तो इसे यही कहूँगा कि जो यहाँ एक उज़्र पेश किया जा रहा है वो सिक्योरिटी का किया जा रहा है। लेकिन आप सबको मालूम है कि इस मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इस कदर ख़राब नहीं कि उसकी बुनियाद पे मुल्क में इलेक्शन को इल्तवा में डाला जाए। तो बहरहाल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने एक वाज़ेह हुक्म जारी किया है और आपको मालूम है कि ये 3 रुकनी बेंच बुनियादी तौर पे अपने फैसले पे अमल दरामद कराने के हवाले से एक इम्प्लीमेंटेशन बेंच भी है। तो आप देखें 14 तारीख को हुक्म जारी किया गया क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो एक सफ़ात पर मुश्तमिल अपनी रिपोर्ट जमा करा दी, जिसमें लगता यही है कि ये कहा गया है कि वफाकी हुकूमत ने फंड्स देने से इनकार कर दिया है। तो जाहिर सी बात है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को बुलाया गया है और सेक्रेटरी खजाना को बुलाया गया है, इसी तरह दीगर जो मुताल्लिका लोग हैं उनको बुलाया गया है। तो अब देखा जाएगा कि क्या वो वजूहात है जिनकी बुनियाद पर फंड्स नहीं दिए जा रहे। तो मुझे लगता है कि अब हुकूमत आगे चल के कहीं तौहीन अदालत की कार्रवाई का शिकार ना हो जाए। अच्छा, इफ्तिखार शिराजी साहब, आपने कहा मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था। अब जिस तरह से आइन क्लियर है कि जब असम्बलियाँ तहलील हो जाएं कि 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन कराने, हुकूमत किसी सूरत इलेक्शन के लिए तैयार नहीं थी। ज़ाहिर तारीख गुजर रही थी, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मामला गया, उन्होंने भी कहा कि 30 अप्रैल के अंदर जो डेट 90 दिन के अंदर अंदर आप लोग मुशावरत करें। उस वक्त तो गवर्नर कह रहे थे कि पंजाब की मैंने तो असम्बली नहीं तोड़ी, मैं तो डेट नहीं दे सकता।
इलेक्शन कमीशन कह रहा था मैं मजाज नहीं हूं, फिर बिलाखिर ना ही अमल दरामद हो रहा था हाई कोर्ट के फैसले पर, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में टेकअप किया। अब हुकूमत जब आइन के मुताबिक अमल नहीं करेगी तो फिर आइन की तशरीह करने के लिए मामला अदालतों में ही जाएगा ना। तो जिस अंदाज में तनकीद हो रही है, आपको लगता है ये दुरुस्त है या आपको लगता है कि गवर्नमेंट का मौक़िफ़ दुरुस्त है? मेरे ख्याल में मामलात अदालतों में जाते उस वक्त हैं या तो जो सियासतदानों की एबिलिटी है वो इस काबिल नहीं होते कि मामलात को खुद सुलझा सकें, या बाज़ औक़ात उनकी नीयत ही नहीं होती कि मामलात को खुद सुलझाएं। तो यही वजह है कि लामाला इस तरह की जो कानूनी और आइनी मामलात हैं वो बिलाखिर फिर अदालतों में जाते हैं और वहाँ जाके हल होते हैं। तो इससे पहले कई नज़ीरें मिलती हैं जिसमें मामला खुद एक तरह से पार्लिमान को तय करना चाहिए था लेकिन नहीं किया। आज जो मुस्लिम लीग नून और उनकी इत्तेहादी जमातें इस बेंच के ऊपर एतराज़ कर रही हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सो मोटो के इख्तियारात के ऊपर और बेंचों की तश्कील के जो इख्तियारात हैं उनके ऊपर तनकीद कर रही हैं, लेकिन ये खुद भूल जाते हैं कि जब 2013 के बाद पनामा का मामला आया तो उस वक्त इमरान खान साहब अपोजिशन में थे और बार बार ये कह रहे थे कि एक पार्लिमानी कमेटी बना के इस मामले को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, इस मामले को FIA के पास भिजवाना चाहिए। लेकिन आपको याद होगा कि उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा कि इस मामले के ऊपर एक कमीशन बनाया जाए। मेरे ख्याल में खुद सियासतदान अदालतों को दावत देते हैं कि वो इन मामलात को हल करें और फिर जहाँ पे फैसले इनके खिलाफ आते हैं तो फिर इनको लगता है कि अदालतें अपने दायराकार से बाहर निकल के पार्लिमान की बालादस्ती को चैलेंज कर रही हैं या एक तरह से जो पार्लिमान की सुप्रीमेसी है वो कंप्रोमाइज हो रही है। तो पहले मरहले पे तो उनको चाहिए इलेक्शन कराना, हुकूमत का सपोर्टिव रोल है, इलेक्शन कमीशन का बुनियादी किरदार है। पंजाब के अंदर तो अगरचे उनके पास एक हुज्जत थी कि शायद गवर्नर ने कहा कि उन्होंने असेंबली तोड़ी तो तारीख नहीं देंगे। हाँ, तो KPK में क्या था? कोई सूरत हाल नहीं थी वहां पे, तो गवर्नर ने असेंबली तोड़ी और उनको चाहिए था कि वहां पे इलेक्शन की डेट दिए, लेकिन उन्होंने भी नहीं दी। तो इसका मतलब है कि आपकी नीयत में खराबी, आप चाहते नहीं है कि इलेक्शन हो क्योंकि आपको लगता है कि शायद इमरान खान साहब की मकबूलियत ज्यादा है और अगर इंतखाबात होंगे तो आपको अपनी शिकस्त नजर आ रही है, इसीलिए मुख्तलिफ किस्म के हीले बहाने तलाश किए जा रहे हैं ताकि इलेक्शन को इल्तवा में। अच्छा इफ्तिखार शिराजी साहब, अब जाहिर है जो भी हीले बहाने तलाश किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, मर्दमशुमारी होगी, सिक्योरिटी होगी, फंड्स की अदम दस्तयाबी होगी, दीगर जो ये बहाने तलाश कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये एक तरफ है सिर्फ और सिर्फ वाहिद जो बात है इलेक्शन ना कराने की जो वजह है वो तो मरियम नवाज साहिबा कह चुकी हैं, बैक टू बैक मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से बयानात आते रहे कि पहले एहतसाब होगा फिर इंतखाब होगा। वो तो ये कह रही हैं कि पहले तराजू के पलड़े जो हैं वो बराबर किए जाएं, उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड होगी तो फिर जरूर हम इंतखाबात के अंदर जाएंगे। तो आपको भी यही लगता है कि ये इमरान खान जिन खदशात का इजहार कर रहे हैं कि ये मुझे नाअहल कराना चाहते हैं फिर इंतखाबात में जाना चाह रहे हैं, कोई ऐसा सीन देख रहे हैं आप? भाई ये लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात कर रही हैं, एक तरफ तो इमरान खान साहब पे उनका एतराज ये है कि एक शख्स की ख्वाहिश है कि मुल्क के अंदर कबल इस वक्त इंतखाबात होने चाहिए, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा क्योंकि एक फर्द चाह रहा है, एक जमात चाह रही है, बाकी जमात ऐसा नहीं चाह रही, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब वो न सिर्फ इस मुल्क के पॉलिटिकल सिस्टम को, पार्लिमान को, बल्कि इस मुल्क की अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट को भी डिक्टेट करवा रही हैं। गोया को ये कह रही हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड से मुराद ये है कि जो नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया था पनामा केस के अंदर, उनको जो सजाएं दी गई थी वो सजाएं सब खत्म होनी चाहिए, उनके वालिद की जो नाअहली है उसको अहली में तब्दील किया जाए, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए, उनके खिलाफ जितने केसेस हैं उन्हें ख़त्म किया जाए, और उसके साथ साथ इमरान खान साहब के खिलाफ के जो मुकदमात इतने संगीन नौयत के भी नहीं है, जिस तरह तोशा खाने के मामले को आउट ऑफ प्रोपोर्शन जाके ये पोर्ट्रे कर रहे हैं और एक तासुर दे रहे हैं कि शायद इस मुल्क के अंदर अरबों रुपए के डाके डाले गए हैं। और फॉरेन फंडिंग पे भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया है तोशा खाने से जो बाकी लोगों ने जो कुछ लिया है वो किस अंदाज में लिया है, और साथ में क्या ऐसा मुमकिन है कि एक पूरा जुडिशियल प्रोसेस चला है और आप समझते हैं कि विद द स्ट्रोक ऑफ पेन हर चीज को खत्म करके आपको कोई क्लीन चिट दे दी जाए? ऐसा नहीं हो सकता। मेरा ख्याल में आपको अदालतों पे एतमाद करना चाहिए,
अपने आप को अदालतों के सामने पेश करें। और अगर आपको ये यकीन है कि आप बेगुनाह हैं, आप बेकसूर हैं, आपने कोई करप्शन नहीं की, तो जाहिर सी बात है मरियम नवाज साहिबा भी बाइज्जत बरी हो चुकी हैं हाई कोर्ट से, तो उनके वालिद साहब भी हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि आप आगे पूरे निजाम को डिक्टेट करवाएं और अपनी टर्म पे चीजों को करेंगे। ऐसा करेंगे तो ऐसी खतरनाक आप प्रेसिडेंट सेट करेंगे कि कल को इसी तरह कोई आएगा, डिक्टेट करवाएगा और अपनी मर्जी के इंतखाबात अपनी तारीख पे करवाएगा, और फिर जाहिर सी बात है नताइज भी अपनी मर्जी। बिल्कुल, ये एक रीत बढ़ जाएगी। अच्छा, हरगिज जमहूरी नहीं है, बिल्कुल ये रीत बढ़ जाएगी। और इफ्तिखार शिराजी साहब, ये जिस तरह से अभी आप बात कर रहे हैं कि ये तनकीद करते हैं जजिस पे, आपको याद होगा ये जो तहरीक अदम एतमाद का मामला आया था और आधी रात को अदालतें खुली थी सूमोटो पर, उस वक्त इनको एतराज नहीं था। और जब इनके हक में फैसला आया था कासिम सूरी साहब की जब रूलिंग बैक हुई थी, तो यही चीफ जस्टिस साहब थे ना, और यही जस्टिस एजाजुल हसन साहब उस बेंच का हिस्सा भी थे। तो उस वक्त उस तरह से तनकीद नहीं की गई, आज सूमोटो पर भी। और दूसरा ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल ज्वाइंट सेशन से गुज़श्ता दिनों मंजूर करा लिया गया। अब ज़ाहिर है इफ्तिखार शिराजी साहब, एक ज़ाहिर तनकीद ये होती है तो इसके लिए तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। इनके पास तो सिंपल मेजॉरिटी भी देख लें, राजा रियाज साहब को मिलाकर वो मेजॉरिटी पूरी नहीं होती कि एक लेजिस्लेशन हो जाए। फिर एक ऐसी पार्लियामेंट जहां पर राजा रियाज जैसा ऑपोजिशन लीडर बैठा हो जो कि नून लीग का टिकट मांग रहे हैं, मुल्क की सबसे बड़ी जमात पार्लियामेंट से बाहर हो, तो इसकी क्या हैसियत है आपके नज़दीक ऐसी लेजिस्लेशन की? या जो बैक टू बैक करारदादें मंजूर करा रहे हैं, पार्लियामान की जो शील्ड ले रहे हैं। करारदादों की तो कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं है। ये किसी भी ऐवान की एक राय तो जरूर हो सकती है, लेकिन उसकी कोई लीगल स्टैंडिंग हरगिज नहीं है। और दूसरा, आप जो कह रही हैं, जो इस वक्त एक कानून के अंदर तरामीम की गई है, आप तो सिंपल मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं। इस बिल को टोटल 42 अरकान ने अप्रूव किया है, और वो भी जिस गैर संजीदा अंदाज में किया गया है, इस मुल्क में 22 करोड़ लोगों ने उसे देखा है टीवी की स्क्रीन के ऊपर। तो मैं समझता हूं कि जहां पे अपने अपने मफादात को आपने तहफ़्फ़ुज़ देना है, जहां पे आपने दूसरे इदारों की जो एक जो डोमेन है उसके अंदर जाना है और कुछ अपने सियासी मकासद हासिल करने हैं, तो वहां पे तो आपने रातों रात आप कानून साजी भी करते हैं, बैक टू बैक पार्लियामेंट के इजलास भी होते हैं, लेकिन जहां पे अवामी मसाइल हैं उनको हल करने के हवाले से तो आपका रवैया ऐसा हरगिज नहीं है। इस मुल्क की अदालतों के अंदर, वो लोअर कोर्ट्स हों या फिर सुपीरियर कोर्ट्स हों, बरसा बरस से कहा यह जाता है कि 3-3 नस्लों तक वो मुकदमा चलते रहते हैं। नो डाउट, यस। आपको याद होगा जब आसिफ सईद कोजा साहब यहाँ पे चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कितने मामलात को टेकअप किया, और बाद में चला कि जिन लोगों के मुकदमा सुने गए उनका जेलों में इंतकाल हो चुका है, वो मर चुके हैं। या कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो मुर्गी चोरी के इल्जाम में पिछले 20-20 बरस से जेलों में पड़े हैं, क्योंकि उनको जमानत के पैसे देने के उनके पास नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर अदालती निज़ाम इस कदर दुरुस्त नहीं है, तो फिर वो सबके लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अशराफिया के लिए तो कवानीन बनाएं, लेकिन आम आदमी के लिए उन कवानीन के हवाले से आपका जो रवैया है वो अक्सर मुख्तलिफ हो। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो इस मुल्क की रूलिंग एलीट है, वो चाह रही है कि वो निज़ाम को अपने हिसाब से लेकर चले और अपने फायदे के लिए लेकर चले, और अगर ऐसी आप कोशिश करेंगे तो इससे तो यकीनी तौर पे आप नहीं, लेकिन एग्जैक्टली। और इफ्तिखार शिराजी साहब, वो 90s का दौर शायद और था, आज तो आवाम के अंदर अवेयरनेस आ गई है। अब तो सब कुछ एक क्लिक पर है, एक वीडियो बयान पर है, हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है, तो इस तरह से अंधेरे में रखना लोगों को अब थोड़ा सा मुश्किल भी हो गया है। लेकिन अब जरा आते हैं इफ्तिखार शिराजी साहब, ये गुज़िश्ता रोज़ पीडीएम की 1 साल जो गवर्नमेंट थी मुकम्मल हो गई है। मेरा सवाल सर ये है कि क्या खोया इन्होंने, क्या पाया? बल्कि खोने को तो एक साइड पे रख लेते, इन्होंने क्या अचीव कर लिया इस 1 साल के अंदर? आपको लगता है कि ये इनकी गलती थी जिसका अभी इदराक हो रहा है इनको गवर्नमेंट लेकर? इस वक्त फिगर्स हैं आपके सामने, शायद इस मुल्क के अंदर अवाम ने कभी नहीं देखे। लोग बेरोजगार हुए हैं, गुर्बत में इजाफा हुआ है। आपके सामने कि 10 किलो का आटा लेने के लिए इस मुल्क के अंदर अब तक को 20 लोगों के अमवात हो चुके हैं। बिल्कुल। और सोने में सुहागा वजीर आजम जाते हैं जहाँ पे आटा तकसीम हो रहा है। वो जमात के जो दावा करती है कि उसके पास बड़ी एक्सपर्टीज है, वो अभी तक IMF का प्रोग्राम बहाल नहीं कर सके। तो मेरे ख्याल में उन्होंने पॉलिटिकल फ्रंट पे तो बड़ा लूज किया है।
लेकिन अगर देखा जाए तो ये वो लोग हैं कि जिनके खिलाफ मुकदमात अपने हतमी मराहल में थे और उनको फर्द जुर्म उन पे आयद होने थी अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में, तो कम अज कम वो केसेस अपने उन्होंने मैनेज कर ली हैं। इस मुल्क के अंदर उन्होंने नैब के कवानीन को बदल दिया है। अब सियासतदानों के ऊपर नैब हाथ नहीं डाल सकता। उनकी जो करप्शन है उसके ऊपर हम कह सकते हैं कि पर्दा पड़ गया है और मुस्तकबिल में भी उन्होंने अपने आप को महफूज कर लिया है। तो हाँ, ये जरूर है कि इस मुल्क के अवाम ने लूज किया है, इनको भी एक तरह से पॉलिटिकल नुकसान हुआ है, लेकिन जाती तौर पे जो उनके केसेस थे वो काफी हद तक मैनेज हो गए। तो हम कह सकते हैं कि उनको इनफरादी फायदा जरूर हुआ है, बट इज्तिमाई तौर पे पूरे मुल्क को नुकसान हुआ है। ठीक है, अब साथ ही रहिएगा। अब जरा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं सारे मामले के ऊपर। हमें ज्वाइन किया है साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार यासीन आजाद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच आपके वक्त का। यासीन आजाद साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। यासीन आजाद साहब, ये सारा इस वक्त जो सिनारियो बना हुआ है, सबसे पहले तो सर ये मुझे बताइए कि 4 अप्रैल के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह अहकामात जारी किए थे कि विफाक मुआवनत करे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। फंड्स की फ्राहमी 10 अप्रैल की डेडलाइन भी गुजर गई है, आज नोटिस भी जारी हो गए। अब सर, आपको लगता है कि ये तौहीन अदालत के जुमरे में आएगा? क्योंकि बड़ा वाज़ेह कह चुकी है अदालत कि फंड्स की अदम फ्राहमी के हवाले से उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर आपने अमल दरामद नहीं किया और इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको मालूम होने चाहिए। तो ये आपको लगता है कि तौहीन अदालत के जुमरे में आता है? हमने देखा गुज़िश्ता रोज तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए थे वजीर आजम आजाद कश्मीर, वो नाअहल करार दिए गए। वजीर आजम आजाद कश्मीर के जो मामले को आप यहाँ के मामला से तय कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि वजीर आजम आजाद कश्मीर ने अदलिया के जज साहिबान को एक किस्म की गालियां दी हैं, कमेटी की हिंसा की है और उनको कहा कि मैं आपके खिलाफ वो कार्रवाई करूंगा कि आपके कानून में से धुआं निकलेगा। सही। तो आप इन चीजों को इस तरह से अगर कंपेयर करके नहीं कंपेयर नहीं करी सर। आज अदालत ने जो नोटिस भेजा ना, उसमें वाज़ेह लिखा गया है कि हुक्म अदूली की गई है, क्योंकि वाज़ेह अहकामात थे कि 10 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फंड्स फ्राहम करें 21 अरब, जो कि नहीं किए गए। तो मैं उस सिनेरियो में कर रही हूँ कि उसका इम्पैक्ट मतलब आजाद कश्मीर के अंदर जो कुछ हुआ वो भी तौहीन अदालत थी। ये इस जुमरे में आ सकता है? मेरा सवाल है सर आपसे। देखें, आप जो सूरत है वो काफी हद तक तब्दील हो गई है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 4 जज साहिबान ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 184(3) की जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में थी वो मेंटेनेबल नहीं थी और वो जो हमने डिस्मिस कर दी थी। 3 जज साहिबान ने इलेक्शन का ऑर्डर दिया। जो 4 जज साहिबान है उन्होंने ये नहीं कहा कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने चाहिए। उनका भी कहना यह था 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन चूंकि मामला लोअर हाईकोर्ट में पेंडिंग था, ज्यादा सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। नंबर 1। नंबर 2, आप जहां तक इलेक्शन का ताल्लुक है, उस वक्त जो सूरत हाल है, 2 असेंबलियां डिसॉल्व हुई थी, एक पंजाब की और एक KPK की। तो मैं आपसे प्रोग्राम के हवाले से ये बात पूछता हूँ कि पूरा जोर पंजाब की असेंबली पे दिया जा रहा है, वहाँ इलेक्शन की बात की जा रही है। वो मामला चला गया सर, पिटीशन दायर हो गई है पेशावर हाई कोर्ट में। नहीं, KPK की असेंबली में डिसॉल्व हुई है, उसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसला क्यों नहीं किया? वो तो पेशावर हाई कोर्ट में चले गए, तो पेशावर हाई कोर्ट क्या करता है मुझे नहीं पता। लेकिन सर, हेट टू इंटरप्ट यू, लेकिन ये अभी आपने बात की ना लाहौर हाई कोर्ट की, लेकिन आपको याद होगा लाहौर हाई कोर्ट ने क्लियर डायरेक्शन दी थी और ये हुक्म दिया था कि 90 रोज के अंदर अंदर आप लोग मामला तय करें। लेकिन उस वक्त गवर्नर जो पंजाब है वो कह रहे थे मैंने तो असेंबली तोड़ी नहीं है, मैं तारीख नहीं दूंगा। इलेक्शन कमीशन भी यही कह रहा था कि मैं तो तारीख देने का मजाज नहीं हूं, और वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। उनका भी यही हुक्म था। गवर्नर के कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आइन का आर्टिकल 224 में यह है कि जब कोई सूबाई असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी तो 90 दिन में इलेक्शन होंगे। राइट जी, बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है या लोअर हाई कोर्ट का ऑर्डर है या किसी और हाई कोर्ट का ऑर्डर है, वो आइन के आर्टिकल 224 के तहत है कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। 90 दिन वाला चैप्टर 15 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। बिल्कुल खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली, यस। आपको उसके बाद जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, जजमेंट में आपने एक टाइम पीरियड दिया कि आप इतना पीरियड एक्सटेंड कर सकते हैं। आपने 30 अप्रैल की डेट मुकर्रर कर दी, लेकिन आपने खुद ही कहा कि आपको इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान को फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जो
रिक्वायरमेंट है उनको पूरी करेंगे और वो लोग करेंगे जिनकी जिम्मेदारी बनती है। राइट, यस। जिम्मेदारी सबसे बड़ी बनती है कि हमेशा आपको पता है कि पाकिस्तान में जब इलेक्शन होते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए फौज का एक बड़ी नफरी जो है उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आती है। एस्टेब्लिशमेंट आपको किसी किस्म की सपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं है। वो कहती है कि एस्टेब्लिशमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है हम दहशतगर्दी के हालात से दो चार हैं, हमारे पास नफरी नहीं, हम आपको अच्छा, वैसे सर सॉरी मुझे सर ये थोड़ा सा इंटरप्ट करना पड़ेगा। आपकी बात ठीक है, जी। उसके बाद पंजाब हुकूमत का था, पंजाब हुकूमत के पास टोटल नफरी 4-4.5 लाख की है और उसमें से पंजाब के सूबे की सिचुएशन को कंट्रोल भी करना है और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने के लिए अपने नफरी भी देनी है। केयर टेकर जो गवर्नमेंट है पंजाब की उसने पता नहीं कहा कि 1 लाख से ज्यादा 75 लाख वो कह रहे हैं हम दे सकते हैं। अब जो पेमेंट का मामला आया, जो मेन चीज है कि 10 तारीख तक आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पैसे देने थे। यहाँ सिचुएशन बड़ी चेंज हुई। चेंज कैसे हुई कि आपने देखा होगा कि वक्तन फक्तन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इंडिविजुअली कोई फैसला नहीं कर सकता, उसका फैसला तब माना जाएगा जब कैबिनेट फैसला करेगी। राइट, कैबिनेट ने फैसला कर दिया कि हमारे पास पैसे नहीं, हम नहीं दे रहे। ये मामला चला गया पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर भी पेश हुआ। वजीर खजाना ने जाके जो कुछ वहां कहना था वो क्या दिया। आप दायरा से अभी भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो बेंच कंस्टिट्यूट की है या जो किया करेंगे वो तो यही कहेंगे ना। उन्होंने अभी किसको बुलाया, फाइनेंस सेक्रेटरी को बुला लिया, डिफेंस सेक्रेटरी को बुला लिया, हाँ, अटॉर्नी जनरल को बुला लिया, गवर्नर स्टेट बैंक को बुला लिया। लेकिन सर ठीक है, ये बातें आपकी दुरुस्त हैं, लेकिन सर जैसे ये तौजीहात जो पेश की जा रही हैं तो ये आपको लगता है कि ये मानी जाएंगी? इससे पहले भी ज़ाहिर अदालत में ये बातें गई हैं, लेकिन अदालत ने कहा है कि ये तो मसला 90s से चला आ रहा है, बल्कि उससे पहले का भी, और ये 2008 के अंदर, ये 2013 के अंदर तो इससे भी वर्स्ट हालात थे दहशतगर्दी को लेकर, टेररिज्म को लेकर। उस वक्त जो है वो इलेक्शन पोस्टपोन नहीं हुए, उस वक्त इलेक्शन डिले नहीं हुए। फंड्स फ्राहमी की आप बात कर रहे हैं, कुछ दिन पहले 76 अरब तरक्याती प्रोग्राम में इन लोगों ने लगा दिए। ये मामला अदालत में भी डिस्कस हुआ कि आप लैपटॉप स्कीमों पर इतने पैसे लगा रहे हैं और इलेक्शन पर आप पैसा नहीं खर्च कर रहे। तो जो ये तौजीहात पेश कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये इनमें कोई वजन नहीं है, इनमें कोई लॉजिक नहीं है? देखिए, मेरे और आपके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि लॉजिक है या नहीं है। हाँ, लेकिन सर हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ग्राउंड जमीनी हकायक देख के तो बात करनी है ना सर। मेरा कहना यह था, मैंने आपके पहले भी मैंने ये बात कही है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को पहले ये करना चाहिए था कि फुल कोर्ट मीटिंग बुला के ये तय कर देना चाहिए था कि इलेक्शन के हवाले से जो फैसला है वो 4 और 3 का है या 3 और 2 का है। सर वो ये आप खुद कह चुके हैं ना सर यासीन आजाद साहब, आप ये खुद कह चुके हैं कि 9 रुकनी बेंच जब बना था, जाहिर है 9 रुकनी बेंच को ही अगर आप देख लें तो उनमें से किसी एक जज ने भी ये नहीं कहा था कि 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन नहीं होने चाहिए। अगर जो इख्तिलाफ था जजेस का वो इस बात पर था कि आर्टिकल 184(3) के तहत सुमोटो लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था। चूंकि मामला हाई कोर्ट्स के अंदर चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट को टेकअप नहीं करना चाहिए था। सारा का सारा इख्तिलाफ तो इस मामले पर है ना, ये तो कहीं नहीं लिखा कि इलेक्शन 90 रोज के अंदर अंदर नहीं कराने चाहिए। तो फिर इलेक्शन ना कराने की जो तौजीहात पेश की जा रही है, इसको सुप्रीम कोर्ट कैसे मानी? वो कह रहे हैं हमने जो भी काम करना है हमने आइन के अंदर रहकर काम करना है। ये जो बल्कि मैं इफ्तिखार शिराजी साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेती हूँ। इफ्तिखार शिराजी साहब, ये अभी आपने गुफ्तगू भी सुनी यासीन आजाद साहब की, और जाहिर है ये मामला तो पहले भी डिस्कस हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर के ये फला रीजन से हम नहीं करा सकते इंतखाबात, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं मुतमईन कर सके आप हमें इस सारे मामले के अंदर। तो व्हाट नेक्स्ट, क्या देखने फिर आप सिनेरियो आगे? देखिए, बिल्कुल मामला तो बड़ा वाजे है कि अब एक 3 रुकनी बेंच का फैसला आ चुका है और उस फैसले के अंदर जो लोग एतराज ये कर रहे हैं कि अगर पंजाब में नया शेड्यूल जारी कर दिया गया तो खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा क्यों नहीं किया गया। तो पहले तो मैं इसको जरा वाजे करना चाह रहा हूँ कि पंजाब के अंदर सदर साहब ने एक शेड्यूल जारी किया था, क्योंकि वहां के गवर्नर ने इनकार किया तो आर्टिकल 57 के तहत फिर सदर पाकिस्तान ने वहां पे शेड्यूल जारी कर दिया। और आपको याद होगा कि पहले फैसले में
सदर पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा से मुताल्लिक अपना जो शेड्यूल दिया हुआ था उसको वापस ले लिया था, क्योंकि उनके ख्याल में वहाँ पे गवर्नर को देना चाहिए था। अब यहाँ पे जो खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है, जब इलेक्शन कमीशन ने दूसरा शेड्यूल जारी किया 8 अक्टूबर का, तो उस वक्त गवर्नर साहब ने भी दे दिया। और जब ये समाअत चल रही थी तो कामरान मुर्तज़ा साहब अगरचे खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर की जानिब से पेश तो अदालत में हुए, लेकिन उन्होंने वहाँ पे आर्गूमेंट करने से माजूरी जाहिर कर दी। और उनका ख्याल ये था कि वो क्योंकि उस सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं गवर्नर, तो यहाँ पे एक मफादात का तसादम हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो बेहतर यह है कि उसमें आर्गूमेंट ना दें। तो जाहिर सी बात है फिर सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन ये फैसला करना पड़ा कि खैबर पख्तूनख्वा का मामला जो है वो मुताल्लिका फोरम पे ले जाया जाए। और आपको याद होगा कि जो पहले 4 जजेस जो सो मोटो के खिलाफ थे और जिनका ये ख्याल था कि हाई कोर्ट्स के अंदर जेर समात मामला है, लिहाजा वहाँ पे ये तय होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो उस रूह के तहत फिर ये मामला पेशावर हाई कोर्ट की तरफ भिजवा दिया, जहाँ पे अब ये वहाँ पे टेकअप भी हो चुका है। हाँ। तो मेरे ख्याल में अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अदालती फैसला आ चुका है, उसके तहत फंड्स की फराहमी के लिए और सिक्योरिटी की फराहमी के लिए एक डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है। अब अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, आप भले कितनी करारदादे पार्लियामान से मंजूर करवा लें, उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, वक्त कम है। मैं जरा कमेंट फैसले पे अमल दरामद करना होगा। यासीन आजाद साहब, अब जरा वक्त कम रह गया है सर। 14 मई को इलेक्शन हर सूरत कराने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाज़ेह अहकामात गवर्नमेंट नहीं कराती तो क्या होगा सर? मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने जुम्मे के दिन, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि 14 अप्रैल को भी बुला लिया, उन लोगों को वो क्या डायरेक्शन देते हैं, अभी डायरेक्टली उन्होंने प्राइम मिनिस्टर या किसी और को नहीं बुलाया, उन्होंने सेक्रेटरी लेवल के लोगों को बुलाया, सेकंड के गवर्नर को बुलाया, शायद उनको वो डायरेक्शन देंगे कि भाई ये पेमेंट जमा कराओ। आपको इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं सर? आपको सर 14 मई को इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं? मुझे बिल्कुल नजर नहीं आते 14 मई को। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। यासीन आजाद साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। इफ्तिखार शिराजी, सीनियर साफी तर्जियाकार, भी प्रोग्राम में मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक की इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।